नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के अभ्यास हेतु राजनीति विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। ये आपके अभ्यास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। किसने कहा कि कुछ मनुष्य सक्रिय बल द्वारा वश में होते हैं और कुछ अन्य विधि द्वारा? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी हीगल तथा ऑप्शन डी मैकियावेली। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैकियावेली। मैकियावेली ने कहा है कि कुछ मनुष्य सक्रिय बल द्वारा वश में होते हैं और कुछ अन्य विधियों के द्वारा वश में होते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सुख दुख समाकलन के विचार का प्रतिपादन किसने किया है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए मैकियावेली, बी हॉब्स, सी बेंथम और डी मार्क्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंथम। बेंथम ने सुख दुख समाकलन के विचार का प्रतिपादन किया है। बेंथम उपयोगितावाद के विद्वान माने जाते हैं और उपयोगितावाद में विश्वास करने के कारण बेंथम ने यह कहा है। बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को आनंद एवं पीड़ा नामक दो सर्वोच्च प्रभुओं के शासन में रखा है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है अ इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, जो कि 1889 में पब्लिश हुई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्विरोधी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सिद्धांत का नाम है अंतर्विरोधी का सिद्धांत। तो अंतर्विरोधी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विद्वानों के नाम है। ऑप्शन ए माओ, बी हॉब्स, सी मिल और डी लॉक। इसका उत्तर आप सभी जानते होंगे दोस्तों। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, माओ। माओ का अंतर्विरोध का सिद्धांत साम्यवादी दर्शन की एक अनुपम देन है। अंतर्विरोध के सिद्धांत के अनुसार समाज में अंतर्विरोध बने रहते हैं। ये तुरंत समाप्त नहीं होते। इन्हें समाप्त करने के लिए निरंतर क्रांति करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक मत की समस्या इनके द्वारा सुलझाई गई। तो अल्पसंख्यक मत की जो समस्या है वो किस विद्वान ने सुलझाई थी, बताएंगे आप। ऑप्शन ए हॉब्स, बी लॉक, सी मार्क्स और डी रूसो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉक। अल्पसंख्यक मत की समस्या लॉक द्वारा सुलझाई गई। लॉक ने सामाजिक समझौते के आधार पर जिस राज्य की स्थापना की और उसके द्वारा अपने ग्रंथों में राज्य पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि उसका राज्य सहमति पर आधारित था। इसमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सभी प्रकार के लोग शामिल थे और सभी अपनी सहमति देते हैं। तो अल्पसंख्यक मत की समस्या हॉब्स के द्वारा क्षमा चाहेंगे लॉक के द्वारा सुलझाई गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अभिजनों को सट्टेबाज और भाड़ाजीवी किसने परिभाषित किया है? तो कौन सा विद्वान है जो अभिजनों को यानी रईस वर्ग को सट्टेबाजी और भाड़ाजीवी कहा है, किसने कहा है? ऑप्शन ए है परेटो, बी है मोस्का, सी माइकल्स और डी गैसेट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरेटो। परेटो ने अभिजन सिद्धांत में विश्वास करता है और इस सिद्धांत के अनुसार शासन करने की क्षमता कुछ ही लोगों में होती है। परेटो ने अभिजनों को भाड़ाजीव एवं सट्टेबाज के रूप में परिभाषित किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास को सामाजिक आर्थिक आधुनिकीकरण के स्वाधीन किया? तो आपको बताना है। विद्वान का नाम है। ऑप्शन नंबर ए, ग्रेबियल आलमंड, बी लुसियन पाई, सी डब्ल्यू रोस्टो, डी सैमुअल हंटिंगटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैमुअल हंटिंगटन। हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के 3 चरण होते हैं। पहला चरण में है सत्ता की बुद्धिसंगतता का स्तर। दूसरे चरण में आ जाता है नए राजनीतिक कार्यों का विभिन्नीकरण और उनके लिए विशिष्ट संरचनाओं का विकास करना। और तीसरे चरण में आता है अभिवृद्धि सहभागिता, जो परिसरीय सामाजिक समूह के समाज के भाग को धीरे धीरे केंद्रीय सत्ता में सम्मिलित करने का स्तर होता है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा सैमुअल हंटिंगटन, जिन्होंने राजनीतिक विकास के सामाजिक आर्थिक आधुनिकीकरण से स्वाधीन किया। मतलब इन्होंने राजनीतिक विकास को सामाजिक आर्थिक और आधुनिकीकरण से अलग बताया। अगला प्रश्न है, संप्रेषण सिद्धांत में भावी परिणामों की भविष्यवाणी के जवाब में कार्य संपादन की योग्यता को कहते हैं। तो आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए प्रत्युपन्नता, बी है अग्रगामिता, सी है भार और डी है पिछड़ाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रगामिता। संप्रेषण सिद्धांत में अग्रता का अर्थ है अपनी प्रस्तावित कार्यवाही के भावी परिणामों का पहले से ही अनुमान लगाकर व्यवस्था इस ढंग से कायम करें कि वह निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अग्रगामिता संप्रेषण सिद्धांत के भावी परिणामों की भविष्यवाणी के जवाब में कार्य संपादन करने की योग्यता होती है। अगला हम देखेंगे।
निम्नलिखित सिद्धांत में से किसने भावी परिणामों की क्षमता को संपादन करने की योग्यता को कहा है? यानी आपको विद्वानों के नाम बताना है, किस विद्वान ने सिद्धांत में से भावी परिणामों की क्षमता को संपादन करने की योग्यता को कहा है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डुवर्जर। मॉरी डुवर्जर ने पॉलिटिक्स पार्टी नामक जो है एक रचना रची थी जिसमें भावी परिणामों के भविष्यवाणी के जवाब की क्षमता को कार्य संपादन करने की योग्यता बताया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी डेविड ईस्टन की कृति है? तो डेविड ईस्टन की कृति आपको खोजना है। ऑप्शन दिए हैं, ए अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ऑप्शन नंबर बी है द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज, सी है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस और डी है द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। ये डेविड ईस्टन की कृति है। ये 1953 में प्रकाशित हुई थी और इसमें सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का विचार इन्होंने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो सर्वप्रथम नौकरशाही शब्द किसने उपयोग किया था आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी कार्ल मार्क्स, सी विंसेंट डी गोर्ने और डी है स्पेंसर। स्पेंसर। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, विंसेंट डी गोर्ने। विंसेंट डी गोर्ने ने नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आधुनिक विचारकों में मैक्स वेबर सर्वप्रमुख समाजशास्त्री हैं जिनके नौकरशाही संबंध विचार महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वेबर की नौकरशाही सिद्धांत उनके प्रभुत्व सिद्धांत का ही एक अंग है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रतिपक्ष त्याग कानून रखा गया है। तो प्रतिपक्ष त्याग कानून क्या है आपको बताना है। कहाँ रखा है ये प्रतिपक्ष त्याग कानून, किस आर्टिकल में आता है, किस अनुसूची में आता है, किस चैप्टर में आता है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए प्राकथन में, मौलिक अधिकारों के चैप्टर में, संविधान की 6वीं अनुसूची में और ऑप्शन नंबर डी में दिए हैं संविधान की 10वीं अनुसूची में। प्रतिपक्ष त्याग मतलब दूसरे पक्ष में त्यागना, ठीक है, अपने पक्ष को त्याग करके दूसरे पक्ष में चले जाना। तो ये किस में दिया है? तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, दल बदल से संबंधित है। ठीक है, प्रतिपक्ष त्याग कानून संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया है। संविधान की 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन कानून से संबंधित है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, इसलिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देता है? तो आपको बताना है कौन कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकता है। आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए विधानसभा के सदस्य, बी विधान परिषद के सदस्य, सी संसद के निर्वाचित सदस्य और डी संसद के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आएगा संसद के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य, ये सभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है? तो कौन सा शब्द संविधान में नहीं मिलता है आपको बताना है। ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, बी संघी, सी प्रजातांत्रिक और डी समाजवादी। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, संघी शब्द संविधान की कुंजी हमारे प्रस्तावना को कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द नहीं थे उन्हें शामिल कर लिया गया, लेकिन संघीय शब्द इसमें अभी भी उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान के पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था? संविधान के पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बना था बताना है। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी वीपी सिंह, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन नंबर डी है मनमोहन सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान संविधान के पुनरावलोकन के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था और इस आयोग में 11 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एम.एन. वेंकटचलैया थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, संसद में बजट पेश करते समय कौन सरकार का प्रतिनिधित्व करता है? तो बजट पेश करते समय कौन सरकार का प्रतिनिधित्व करता है बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी लोकसभा का अध्यक्ष और डी राज्यसभा का सभापति। काफी सरल है, इसका उत्तर आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करते समय तो करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
अगला प्रश्न है, भारत में किसकी सिफारिशों के आधार पर 1996 में लोकपाल संस्था का सुझाव दिया गया था? तो किसने सिफारिश की थी 1996 में लोकपाल संस्था के लिए? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्रशासनिक सुधार आयोग, बी योजना आयोग, सी विधि आयोग और डी वित्त आयोग। इसका सही उत्तर भी आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रशासनिक सुधार आयोग। 1967 में भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट्स में ओम्बुड्समैन की स्थापना का प्रस्ताव पेश किया। ओम्बुड्समैन का अर्थ है सार्वजनिक ड्यूटी पर तैनात एक अतिरिक्त सॉलिसिटर, और सबसे पहले 1809 में स्वीडन में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, लोकपाल संस्था का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1967 आया था उसने दिया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्न में से कौन सा कृत्य संपन्न किया जाता है? तो आपको बताना है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन सा कार्य करते हैं? ऑप्शन नंबर ए बजट को प्रस्तुत और पारित करना। ऑप्शन नंबर बी बजट का क्रियान्वयन। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय लेखाकरण और ऑप्शन नंबर डी लेखा परीक्षण। तो इसका उत्तर भी आप सभी जानते हैं। संविधान के आर्टिकल 148 में जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जिक्र मिलता है, और ये लेखा परीक्षण का कार्य करते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक वित्त के संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक भी माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति की परिलब्धियां व भत्ते लिए जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को जो तनख्वाह मिलती है और बाकी चीज़ें मिलता है, भत्ता इत्यादि, कहाँ से मिलता है बताना है। ऑप्शन नंबर ए भारत की संचित निधि से। ऑप्शन नंबर बी भारत की आकस्मिक निधि से। ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक लेखा निधि से। और ऑप्शन नंबर डी राजकोष से। इसका सही उत्तर भी आप सभी जानते होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत की संचित निधि से। राष्ट्रपति की परिलब्धियां एवं भत्ते तथा उसके कार्यकाल के अन्य व्यय भारत सरकार की संचित निधि से दिए जाते हैं। इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 266 में मिलता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए हर्बर्ट ए साइमन का उपागम है। तो आपको बताना है लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए कौन सा उपागम हर्बर्ट ए साइमन ने दिया है। ऑप्शन दिया है ए व्यवहारवादी उपागम, बी संरचनात्मक उपागम, सी संस्थागत उपागम और डी दार्शनिक उपागम। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य लोक प्रशासन के अध्ययन को आधुनिक मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना होता है। हर्बर्ट साइमन प्रबंध विचारधारा के सामाजिक प्रणाली स्कूल से संबंधित विद्वान है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? शक्ति संतुलन का सिद्धांत क्यों अपनाया जाता है, उसका लक्ष्य क्या है बताना है। ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी यथापूर्व स्थिति, ऑप्शन सी असंतुलन, ऑप्शन डी संतुलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यथापूर्व स्थिति। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य यथापूर्व स्थिति है। शक्ति संतुलन के सिद्धांत की आधारभूत पूर्व धारणा यह है कि व्यवस्था में कहीं भी अत्यधिक शक्ति शेष इकाइयों के लिए खतरा बन जाती है। शक्ति का सबसे प्रभावशाली प्रतिकारक शक्ति ही होती है। तो यथापूर्व स्थिति यानी पूर्व की स्थिति में बने रहना शक्ति संतुलन का सिद्धांत का लक्ष्य है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित को उन्नत करने का उपकरण समझा जाता है? तो राष्ट्रीय हित को उन्नत करने का उपकरण किसे मानते हैं बताना है। ऑप्शन ए मत प्रचार, बी युद्ध, सी अंतर्राष्ट्रीय विधि और डी कूटनीति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कूटनीति। ठीक है, तो कूटनीति राष्ट्रीय हित को उन्नत करने का उपकरण समझा जाता है। कूटनीति का तात्पर्य राजनीति से है, जो विदेशी संबंधों मतलब किसी देश का दूसरे देश के साथ में विदेशी संबंध दर्शाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आदर्श शासक के कर्तव्य पर विवरण निम्नांकित में से किसमें है? तो आदर्श शासक का जो कर्तव्य है किसमें दिखाया गया है, बताया गया, आपको बताना है। आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए प्लेटो का रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु का पॉलिटिक्स, ऑप्शन नंबर सी महाभारत का शांति पर्व और ऑप्शन नंबर डी रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटो का रिपब्लिक। आदर्श शासक के जो कर्तव्य हैं प्लेटो की किताब रिपब्लिक में बताया गया है। ठीक है, इसमें राज्य में अत्यधिक इसमें कर्तव्य में ये बताया कि राज्य में अत्यधिक
अगर कोई राज्य है, राज्य में अत्यधिक संपन्नता और अत्यधिक विपन्नता को आने से राजा को रोकना चाहिए। जहाँ तक संभव हो आदर्श राज्य को आदर्श ही बनाए रखना चाहिए और उसके निकट जो मूल्य होते हैं उसको मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, साथ ही जो राज्य के आधारभूत सिद्धांत है उसका परिपालन करना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। एकता और आत्मनिर्भरता के अनुकूल राज्य का क्षेत्रफल होना चाहिए, ना अत्यधिक बड़ा क्षेत्रफल और ना ही अत्यधिक छोटा क्षेत्रफल होना चाहिए। और न्याय सिद्धांत का पालन करना चाहिए, यानी जिसका जो कर्तव्य है वो उसको पूर्ण रूप से करे। अगला फिर इसमें बताया राज्य की शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये समस्त जो अनुदेश हैं ये प्लेटो की रिपब्लिक में आदर्श शासक के लिए दिए गए हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं, यह किसने कहा? इस कथन को आप भी भली भांति जानते हैं। ऑप्शन आपको दिए हैं, ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी लेनिन और ऑप्शन डी माओ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैकियावेली। मैकियावेली ने कहा है कि एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। मैकियावेली पुनर्जागरण के पुरोधा माने जाते हैं और अपनी महान राजनीतिक रचना द प्रिंस, जो कि राजनीति शास्त्र से संबंधित है, द डिस्कोर्सेस और द हिस्ट्री के लिए मशहूर हुए थे। और इनकी रचनाओं के विषय में अगर बात करें तो इनकी एकमात्र रचना जो इनके जीवन काल में छपी थी वो थी द आर्ट ऑफ वार, और बाकी सारी जो रचनाएं हैं इनकी मृत्यु के बाद में छापी गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से समुदायवादी दार्शनिक कौन है? तो आपको बताना है समुदायवादी दार्शनिक कौन है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए अर्नेस्ट बार्कर, बी मॉरिस कैंस्टन, ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक हेयर और ऑप्शन नंबर डी माइकल सैंडल। तो समुदायवादी दार्शनिक के रूप में पहचाने जाते हैं ऑप्शन नंबर डी माइकल सैंडल। माइकल सैंडल समुदायवादी दार्शनिक है। आधुनिक राज्य का समुदायवादी दृष्टिकोण सैंडल, वाल्जर और टेलर के चिंतन से जुड़ा हुआ है तथा जॉन रॉल्स और ड्वार्किन जैसे उदारवादी विद्वानों की प्रतिक्रिया स्वरूप यह इनका जो सिद्धांत है वो सामने आया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न है क्रेडो ऑफ रेलिवेंस किसका मुख्य नारा था? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए व्यवहारवाद का, ऑप्शन बी है उत्तर व्यवहारवाद का, ऑप्शन सी है उत्तर उदारवाद का और ऑप्शन डी है उत्तर आधुनिकतावाद का। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का अगला चरण है। इसके दो नारे रहे हैं, प्रासंगिकता एवं कार्यवाही। यह राज्य वैज्ञानिकों से मूल निरपेक्ष तथा तटस्थ भाव से अलग रहकर अध्ययन कराने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं राजव्यवस्था के रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है। और इसी दौरान क्रेडो ऑफ रेलिवेंस का जो नारा है वो प्रचलित होता गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आएगा उत्तर व्यवहारवाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर किसके द्वारा दृढ़तापूर्वक बल दिया गया? आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए डेविड ट्रूमैन, बी गैब्रियल आलमंड, सी जॉन रॉल्स, डी मॉरिस डुवर्जर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है जॉन रॉल्स। राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर जो दृढ़तापूर्वक बल दिया था वो विद्वान थे जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध कृति है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसके प्रकाशन ने पश्चिम के महान उदारवादी सिद्धांत शास्त्रियों के वर्ग में इन्हें पहुंचा दिया। इस पुस्तक में रॉल्स ने न्याय सिद्धांत का भलीभांति वर्णन किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से किसने अपने अवधारणात्मक ढांचे में गाले चेंजिंग और लर्निंग की अवस्थाओं का उपयोग किया है? इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए कार्ल ड्यूस, ऑप्शन बी डेविस ईस्टन, ऑप्शन सी हंटिंगटन और ऑप्शन डी है फ्रेडरिक्स। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल ड्यूस। कार्ल ड्यूस ने गाले चेंजिंग व लर्निंग की अवधारणाओं का उपयोग किया है। कार्ल ड्यूस संचार सिद्धांत की अपनी व्याख्या की का आरंभ ही संचार अभियांत्रिकी और शक्ति अभियांत्रिकी में अंतर बताने से करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा देश एनपीटी का हस्ताक्षरी नहीं है? यानी किस देश ने एनपीटी पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं? एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए यूके, बी यूएसए, सी फ्रांस और डी भारत। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत। भारत ने एनपीटी पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत, फ्रांस, चीन, ब्राजील, अर्जेंटीना तथा पाकिस्तान ने एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इस संधि पर हस्ताक्षर 1968 में विभिन्न राष्ट्रों ने किया था। यह संधि इस बात में विश्वास करती है कि परमाणु मुक्ति
सुरक्षा की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस देश ने व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि CTBT से 2023 में खुद को अलग कर लिया है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए रूस, बी इजराइल, सी ब्रिटेन और डी फ्रांस। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आएगा रूस। रूस ने व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि यानी CTBT से 2023 के दौरान खुद को अलग कर लिया है। 1996 में परमाणु अप्रसार के संबंध में दुनिया के दिग्गज देशों में सहमति बनी थी, इसी मकसद से कि दुनिया के किसी भी हिस्से में परमाणु विस्फोट, परमाणु परीक्षण, विस्फोट पर लगाम इत्यादि अच्छे तरीके से लगाया जा सके। इसके साथ ही धीरे धीरे परमाणु जो हथियार हैं उनके जखीरे को कमी कर उन्हें खत्म किया जाए। इसकी प्रस्तावना में परमाणु हथियार के निशस्त्रीकरण और अप्रसार पर खास जोर दिया गया था, परंतु जो रूस है, रूस ने CTBT से अपने आप को अलग कर लिया है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को और संयुक्त राज्य अमेरिका के विषय में गलत कथन का परीक्षण करें। अभी कथन दिए हैं 4, इसमें गलत कथन आपको खोजना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, 2011 में अमेरिका का वित्तीय योगदान उस समय बंद कर दिया गया था जब यूनेस्को के सदस्य देशों ने बहुमत से फलस्तीन को एक सदस्य देश के रूप में स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर बी में है, यूनेस्को से अमेरिका की औपचारिक वापसी 1 जनवरी 2019 को हुई और उसके बाद इजराइल भी यूनेस्को से बाहर हो गया। फिर ऑप्शन नंबर सी है, अमेरिका यूनेस्को का एक संस्थापक सदस्य है और अतीत में एक बार 1984 में यूनेस्को से बाहर निकल चुका था। यह देश फिर से 2003 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। और अंतिम इसमें ऑप्शन दिया है, यूनेस्को में एक सदस्य देश के रूप में अमेरिका की पूर्ण वापसी दिसंबर 2020 में ब्रिटेन के द्वारा संभव हुई। उसके जरिए यूनेस्को को वित्तीय योगदान नहीं देने की शर्त रखी गई है। तो ये यूनेस्को और संयुक्त राज्य अमेरिका के विषय में कथन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है जो कथन दिया है वो बिल्कुल गलत है। इसमें लिखा है, यूनेस्को में एक सदस्य देश के रूप में अमेरिका की पूर्ण वापसी हुई और दिसंबर 2020 में ब्रिटेन के द्वारा इनकी वापसी संभव हुई और इसके साथ ही यूनेस्को को वित्तीय योगदान नहीं देने की शर्त पर ये शामिल हुए। ये कथन गलत है। यूनेस्को में एक सदस्य देश के रूप में अमेरिका की पूर्ण वापसी दिसंबर 2022 में जो अमेरिकी कांग्रेस है उसकी सहमति के बदौलत संभव रही है। उसके जरिए यूनेस्को को देश का वित्तीय योगदान भी बहाल किया जाएगा, मतलब यूनेस्को में वापस से अमेरिका पैसा देने लगेगा। इसके अतिरिक्त जितने भी कथन दिए हैं आप प्रॉपर तरीके से सारे कथनों को पढ़िएगा, ये सारे कथन बिल्कुल सही हैं। यूनेस्को के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। यूनेस्को की वर्तमान प्रमुख आंद्रे अजोले हैं। यूनेस्को की स्थापना का समय याद रखें, 16 नवंबर 1945 को यह स्थापित हुआ था और भारत 1946 में इसका सदस्य बना था। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। संभवतः आपको ये प्रश्न जो श्रृंखला है वो अत्यंत पसंद आ रही होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के प्रश्नों के लिए लगातार बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।